आप हमें बताएं कि क्या ये जो समात है ये जेल ट्रायल के वो तकाजे पूरे कर रही है जिसका अदालत ने कहा या ताकीद की, और इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस ना देने की वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है? देखें, आपके बेसिकली 3 सवाल है। जो पहला सवाल है आपका वो अनरिलेटेड है जेल ट्रायल की, जो उसकी वैलिडिटी है उससे मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें ये कहा गया जो क्रिमिनल एक्ट के नीचे आपने अदालत कॉन्स्टिट्यूट की है वो आपने गैर कानूनी तरीके से की है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट का जो स्केड्यूल है उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कहीं जिक्र नहीं है। तो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कहीं जिक्र नहीं है तो फिर वो उस अदालत उस कानून के नीचे नहीं बन सकती। तो ये बेसिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अदालत की, उस पे एतराज़ उठाया गया है कि वो विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन है। तो ये प्रोसीडिंग्स जो हम कहते हैं कानून में कोरम नॉन जुडिस हो सकती हैं। ये एक ऑब्जेक्शन था, उस पर आज बहस हुई है, अभी उस पर फैसला देखता है क्या आता है। अगर मेरे ख्याल से अगर खिलाफ आएगा तो वकील सफाई फिर उसको शायद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल करके चैलेंज करेंगे। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है और तीसरा ये कनेक्टेड ही है, इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, नैयर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। कानून में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो ओपननेस का है। ओपननेस मीन्स एक्सेस, एक्सेस मीन्स एडिक्वेट एक्सेस, और एडिक्वेट एक्सेस मीन्स के आपकी फ्री एक्सेस हो, उससे कोई अंदर हिंड्रेंस ना हो, एज लॉन्ग एज वो नंबर ऑफ पीपल को एकोमोडेट कर सकते हो। इन्होंने रीज़न ये नहीं दिया कि हम एकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे ट्रायल हो रहा है बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे लोग ज़्यादा आ सकते हैं। देखें, मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह से बड़े बहादुर हैं और बड़े बड़े नाम आए हैं हमारे जर्नलिज्म में, और अभी भी वो लोग हैं जो कोर्ट पे भी जा रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जर्नलिज्म पे कुछ इनफॉर्मल कंट्रोल्स भी हैं, कुछ फॉर्मल कंट्रोल्स भी हैं। तो इस वजह से मीडिया उस तरह इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट चीज़ें नहीं कर पाता जिस तरह आपका इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है। अब फॉर इंस्टेंस अगर BBC जाएगा, अल जजीरा जाएगा, तो वो फिर बगैर किसी कदगन के, बगैर किसी बैरियर्स के चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को ना जाने, मेरे ख्याल से नहीं जाने देंगे अगर आप, तो उससे फिर वैलिडिटी जो ट्रायल की होगी वो क्वेश्चनेबल होगी, बिल्कुल होगी। इस वजह से मेरी नज़र में इंटरनेशनल मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ जो प्रिजम्पशन आती है ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, वो अटैच ऑटोमेटिकली नेचुरली आती है। ये नहीं कहता हमारे लोकल वाले नहीं होंगे इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल होंगे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के साथ आपकी प्रिजम्पशन साथ फ्लो करती है, उसके साथ नेचुरली फ्लो करती है कि ये इंडिपेंडेंट देंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया का होना बिल्कुल ज़रूरी है, बल्कि नागुज़ीर है। और कानून को इस बात का पाबंद बनाता है कि आप इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया दोनों को एक्सेस दें, ये सिर्फ मीडिया का लफ्ज़ ही इसमें देखें, मीडिया मींस इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसमें आता है। इसमें कोई कानून में कदगन नहीं है कि आप नेशनल को आने देंगे, इंटरनेशनल को नहीं आने देंगे। जो वो उसका जो मकसद ये होता है मीडिया कवरेज का, जो पब्लिक गेज है, पब्लिक स्क्रूटनी है, वो इंश्योर करनी है कि प्रोसेस आपका फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो रही है as what is actually happening there। अब आप देख लें एक चीज़, आपको 6 महीने से सिर्फ बल्कि पिछले 115 दिन से जो चेयरमैन PTI का वर्जन आ रहा था थ्रू हिज लॉयर्स आ रहा था, तो वहाँ पे फिर एक सवाल ये आता था, जी चले लॉयर्स हैं तो शायद एक क्वेश्चन करते थे, जी वो एक्यूरेट नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि वो एक नेचुरल एफिनिटी होती है तो वो अपनी तरफ से बोल रहे होंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन जब मीडिया के लोग गए, उन्होंने रिपोर्ट की, आज की आपने देखी थी, आज पूरा दिन हेडलाइंस यही थी कि चेयरमैन PTI ने क्या कहा है, जो उन्होंने पैगाम भेजा है, उसके बाद जो उनका वोटर को जो मैसेज गया, सपोर्टर को गया और पार्टी लीडर्स को गया, वो चार्जड अप है। आप देख लें ट्विटर, आज सारा कुछ, हर जगह एक ही बात चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये फायदा होता है जब मीडिया चीजें रिपोर्ट करता है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड बयान से क्रिएट होगी। जो नुकात उठाए जा रहे हैं उनमें कितना वजन है एतराजात में, और क्या नताइज एक बार फिर कलदम होने जा रहे हैं? अगर कलदम हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या सूरत? देखिए, ये आप तो पहले बाकी जितनी पार्टीज़ के भी इलेक्शन हुए हैं ना, उसको भी देखें। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह के इंटर पार्टी इलेक्शंस हों जो दुनिया की उन डेमोक्रेसीज़ में होते हैं जो 250-300 साल पुरानी डेमोक्रेसीज़ हैं। जैसे ब्रिटेन हो गया, 1689 से वो डेमोक्रेसी है। उसके अलावा अमेरिका को देख लें, 1779 से वो डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखें, क्योंकि डेमोक्रेसी ग्रो नहीं प्रॉपर कर पाई, तो इस वजह से पार्टीज़ में भी उस तरह डेमोक्रेसी अभी नहीं है। और प्लस एक इसमें यही कहा गया है कि अनअपोज्ड कैंडिडेट्स थे। तो अगर
अकबर एस बाबर साहब जो हैं, उनकी तो पार्टी की रुकनीत 2011 से जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो उनका लोकस स्टैंडाई क्या है? देखें, आपका सबसे पहला सवाल जब आप अदालत जाते हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, आप किस आपका क्या स्टैंडिंग है कि आप चैलेंज कर रहे हैं। तो पहले तो वो उस हद को पार करेंगे तो फिर मेरिट्स पे उनका केस जाएगा। और जहाँ तक देखें, ये जो सारे इतराज़ात हैं, ये इलेक्शन कमीशन में जब ये रिज़ल्ट पार्टीज़ का जब सबमिट होगा, उसमें जितनी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर उसमें वो पूरी नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उस पर इतराज़ उठा सकता है, फैसला दे सकता है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स क्या वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हैं कि नहीं हुई। लेकिन मेरी जहाँ तक बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं उनके साथ, अकॉर्डिंग टू देम ईच एंड एवरी फॉर्मेलिटी एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी एंड द इलेक्शन एक्ट वो हमने पूरी की है, वो कंप्लाई की है और ECP में सारे डॉक्यूमेंट्स हम जमा करा चुके हैं। तो ये अब देखें ECP इसको किस तरह रेज करता है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, अब मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि जी परवेज़ खटक साहब भी सवाल उठा रहे हैं। अभी हम यही बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि जो अकबर एस बाबर साहब जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जस्टिस वजीउद्दीन की, उसमें परवेज़ खटक साहब पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हुए थे कि इन्होंने पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शंस में काफ़ी नेगेटिव और सैबोटाज वाला रोल प्ले किया है। और जहाँ तक देखें इनकी स्टैंडिंग क्या है, परवेज़ खटक साहब का अपना हल्का अभी हबीब अकरम साहब वहाँ से करके आए हैं, आपने देखा सर्वे, वहाँ पे 88% इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। परवेज़ खटक साहब को उनकी फैमिली के लोग भी पूरे वोट नहीं दे रहे। मैं अभी पढ़ रहा था एक जगह, ये मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि नौशहरा में ना एक घर की 10 मरले का घर था, उसकी छत पे बड़ा शोर मच रहा था। तो पुलिस वहां पे पहुंच गई, तो वहां पे उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो उन्हें घर के ख्वातीन थे, उन्होंने कहा कि ऊपर छत के ऊपर कुछ 7-8 बंदे हैं, वो धूप सेक रहे हैं। तो वो जब ऊपर गए, पुलिस वाले की नहीं आवाज बहुत आ रही, वो देखा कि जी परवेज़ खटक साहब की पार्टी का कन्वेंशन हो रहा था वहां पे। तो ये तो इनका हाल है अपना। ताक ताक के निशाने ऐसे लेते हैं जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल नवाज शरीफ से। परवेज़ खटक साहब से आपका जाती मसला नहीं, मेरा कोई जाती मसला नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं आप लीथल अटैक करते हैं। आप अपना पहले आपने चारपाई से सारी पार्टी चारपाई को सुला दी, अब आपने छत पे बिठा दिया। मेरा ये कहना है कि आप अपनी पार्टी पे फोकस करें, आप अपनी पार्टी की तैयारी करें। ये IPP को मैं कह रहा हूं, आप छोड़ें, उनका इंटरनल मैटर है, आपका क्या लेना देना। जिसको अगर कोई पार्टी के अंदर से एग्रीव्ड होगा वो चैलेंज कर देगा जो एग्रीव्ड होगा।